Today we are going to start upper group 16 elements. Then हम लोगों ने जो पिछले जो क्लास में पढ़ा है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, डाइऑक्सीजन गैस. नाउ वी हैव टू स्टार्ट जनरल ऑक्साइड्स. तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स मतलब हमारा अब जैसे कि ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स होते हैं, तो ऑक्साइड्स जो मेटल हैं, नॉन मेटल, सारे क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ये इसके किस किस प्रकार से इसको क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं. तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक. एक सामान्य कंसेप्ट है, मेटल ऑक्साइड्स आर generally बेसिक इन नेचर. जनरली बेसिक इन नेचर. इन नेचर में क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं. जैसे कि तुमको कोई भी ऑक्साइड है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, Na2, इसको वाटर में डाल देंगे तो क्या बना देगा? ये NaOH बन गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये बेस बन गया, तो ये बेसिक हो गया, ये बेस बन गया वाटर सॉल्यूशन में. जैसे CaO है तुम्हारा, ये क्या हो गया? H2O के साथ CaOH ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स. और मेटल जाहिर है कि तुमको जैसे सोडियम है, ये पेरोक्साइड भी बनाता है, और तुमको कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं. सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम में पेरोक्साइड का क्या होगा? Na2O2. सोडियम पेरोक्साइड हो गया ये Na2O2. ऐसा भी ये पेरोक्साइड भी बनाते हैं, पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड. KO2 जैसे है तुमको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये है, ये सुपर ऑक्साइड भी बनाता है. तो सिंपल. और ये जो तुम्हारा ये सिंपल ऑक्साइड हो गया. ये किस तरह का ऑक्साइड हो गया? ये सिंपल ऑक्साइड. सिंपल ऑक्साइड. तो ये तुमको ऑक्सीजन के साथ ये तुमको ये मेटल जो है तुमको ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मेटल के ऑक्साइड हैं, तो वो बेसिक नेचर में होते हैं. बट in high oxidation state, in higher oxidation state, some metal oxides are acidic. तो ये ध्यान देने की बात है, सामान्यतः तो होते हैं लेकिन एसिडिक इन नेचर होते हैं कुछ मेटल के ऑक्साइड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में. जैसे एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि तुम्हारा है Mn2O7, मैग्नीज का जो ऑक्साइड है, ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये तुमको ये एसिडिक है. CrO3, ये भी एसिडिक है. V2O5, ये सब किससे हो गए? एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक मेटल ऑक्साइड, एसिडिक मेटल ऑक्साइड ये हैं, उसके एग्जाम्पल हैं ये. और बाकी तुमको क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं. कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं. एम्फोटेरिक, ये बेसिक हो गए, ये एसिडिक. और तुमको एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोथ एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस. तो कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं, एग्जाम्पल इसके लिए जा सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Zn के जिंक के ऑक्साइड ZnO, Sn मतलब कि स्टेनस SnO2, ये सब क्या हो गए तुमको? SnO, ये सब तुमको एम्फोटेरिक होते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम के कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि ये एसिड के से जब रिएक्शन करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा. Al2O3 प्लस HCl प्लस H2O, तो ये बन सकता है तुमको AlH2O होल 6, और ये 3 प्लस और प्लस 3 Cl माइनस, या इसमें होल 3 करके Cl भी लिख सकते हैं, Cl. तो ये तुम्हारा हो गया. ये तुम्हारा इसमें क्या हो गया तुमको? ये Al2O3 किसकी तरह? ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं. इसका मतलब कि ये तुम्हारा कैसा ऑक्साइड हो गया? Al2O3 प्लस HCl है तुमको, तो HCl एसिड हो गया. तो ये किसकी तरह का वर्क करा? ये बेस, ये एसिड हो गया. अब इसी तरह से Al2O3
प्लस NaOH कर दें तो यहां बन जाएगा Na3AlOH होल 4, तो बन जाएगा यहां पर Na3AlOH होल 4, ये तुमको बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारा बेस है, तो बेस के साथ ये सॉल्ट दिया तो ये एसिड की तरह काम करेगा। Al2O3 किसकी तरह कार्य कर रहा है, एसिड की तरह, और ये तुमको हो गया, ये तुम्हारा बेस है, तो ये तुम्हारा दोनों के तरह वर्क कर रहा है। और जहां तक की बात रहेगी कुछ तुम्हारे जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर जनरली एसिडिक इन नेचर। तुमको नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जैसे कि CO2 है, तो CO2 में वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया, इसका नाम कार्बोनिक एसिड हो गया। N2O5 ये भी तुम्हारा क्या कहते हैं, ये सब देखो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन में देखा होगा, ये HNO3 बन जाएगा। नाइट्रोजन चाहे +4 में भी है तो HNO+3 में भी N2O3 रहता है, तो भी एसिडिक होता है ये, लेकिन उससे कम बला में क्या हो जाता है तुमको, HNO2, ये एसिडिक हो गया। सल्फर है तो S+O2 से सल्फर का ऑक्साइड SO2 है, प्लस H2O से बन जाएगा H2SO3, तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड है। बट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट some non-metal oxide in lower oxidation state is neutral, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल है जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CO2 तुमको एसिडिक है, लेकिन CO कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, वो CO2 में कार्बन +4 में है, तो वो एसिडिक है और ये न्यूट्रल है। N2O नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, या डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल हो, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये तुम्हारा हो गया जो कि सिंपल ऑक्साइड्स के कुछ जो तुम्हारे हो गए। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो जो जनरली क्या है, मेटल के ऑक्साइड तुमको न्यूट्रल बेसिक होते हैं, लेकिन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ मेटल का ऑक्साइड जैसे क्रोमियम CrO3, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, Mn2O7, ये सब तुमको एसिडिक होते हैं, और ऐसे जनरली तुमको ये बेसिक नेचर के होते हैं, और कुछ एम्फिटेरिक होते हैं। जहां तक की रह गई बात नॉन मेटल के ऑक्साइड की, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली जो है तुमको एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, और कुछ जो है न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो न्यूट्रल के तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स के हो गए। अब तुमको है एक ओजोन का है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग ओजोन। ओजोन तुमको, ओजोन का फॉर्मूला हो गया O3, और ये दो तुमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से मिलके इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डील कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा ओजोन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का जो कंपाउंड चल रहा है उसमें सेकेंड कंपाउंड है तुम्हारा ओजोन, O3। तो O3 तुमको है, ओजोन में तुम्हारा हो गया O, यहां पर जो तुमको स्ट्रक्चर बनेगा ओजोन का, ओजोन में यहां पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहां पर इसका, और इसको जाहिर है कि तीनों जो लोन पेयर है इसके यहां पर रहेंगे, और इसमें एक लोन पेयर हो गया, तो ये एंगुलर टाइप का शेप बन गया। और इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब, ये तुमको क्या, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, इसका ऑक्सीजन का देखेंगे तो एक दोनों डबल बॉन्ड में से एक लेंगे तो एक हो गया तुम्हारा, एक 1 1 2 और एक 3, तो sp2 हो गया तुमको, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर लेंगे तो sp2। तो ये तुमको sp2 का 120 होता है, लेकिन ये लोन पेयर कारण इसका बॉन्ड एंगल इससे कुछ कम होता है, वो 117 डिग्री के आसपास होता है। और इसका बॉन्ड जहां तक कि तुमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तरह इसको बिहेव करेंगे तभी इसका प्रॉपर्टी सामने आएगा, क्योंकि इसका जो कि बॉन्ड लेते हैं ना ही तो वो डबल बॉन्ड ओ से तुमको ज्यादा और वो सिंगल बॉन्ड ओ से कम होता है, दैट इज 128 पिकोमीटर के आसपास इसका बॉन्ड लेंथ इसका आता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको, ये यहां चला जाएगा, इसमें जो एरो डायग्राम से इसको दिखा सकते हैं, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तुमको
और ये तुमको यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया ये क्या हो गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन एक बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर, तो इसका जो है तुमको sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अब बॉन्ड एंगल लोन पेयर कारण 120 डिग्री होने के बजाय कुछ कम होके 117 डिग्री होता है ये। इसका जहां तक कि हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन, तो ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय passing O2 gas through ओजोनाइजर कहते हैं बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चूंकि ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है ये इंडोथर्मिक होता है। O2 जो है तुमको O2 से बन जाएगा O3 बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ये तुमको एक इंडोथर्मिक, इसमें हीट देना पड़ता है। तो हीट जब देना पड़ेगा तो इसका डेल्टा जो था +146 किलो जूल पर मोल। तो ये तुमको इसको हीट देना होगा, तो इसके लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जरूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ही ये क्या हो पाएगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये एनर्जी इसको मिलता रहेगा और ये कन्वर्ट होगा। और जाहिर है कि तुमको ये तुमको थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होता है। जहाँ तक कि ये तुमको जो रिएक्शन है ये तुमको थर्मोडायनेमिकली जो है तुमको ओजोन तुमको कन्वर्ट होके O2 बनाते हैं। ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल होता है। लेकिन तो और अगर तुमको इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मोर देन 10% रिक्वायर्ड, ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर इज यूज्ड। बैटरी ऑफ बहुत सा ग्रुप ऑफ ओजोनाइजर से गुजारने के बाद इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का मिल सकता है। तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना होगा, ग्रुप ऑफ ओजोनाइजर से गुजारिए, ये कुछ परसेंटेज बढ़ाएगा फिर परसेंटेज बढ़ाएगा, तब 10% ज़्यादा अगर चाहिए तो उसे बैटरी ऑफ ओजोनाइजर से इसको गुजारना पड़ेगा। और ओजोन जो है तुमको थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये इसकी संभावना होती है कि ये मतलब कि O2 में एक्सप्लोसिवली विस्फोट की तरह तुमको ये तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा और तुरंत O2 बनाने का ही कोशिश करेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको रखते हैं हम लोग, इसको जो है तुमको लिक्विड ऑक्सीजन से इसको घेर के रखा जाता है। It is kept in container containing liquid H2, liquid O2, जिससे कि ये तुमको एक्सप्लोड ना कर जाए। इसको एक्सप्लोड कर सकता है, ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये तुमको O3 जो है हमेशा O2 बनाने की कोशिश करेगा और ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें काफ़ी तेज़ी से ये एक्सप्लोड कर सकता है। इसके प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम लोग, तो ये तुमको ये तुम्हारा इसका जो कलर है ये तुमको कुछ नीला कलर का होता है, ये ब्लूइश कलर, इट इज ब्लूइश गैस। इसको जब हम लोग ठंडा करेंगे तो डार्क ब्लू लिक्विड में बदल जाएगा, डार्क ब्लू लिक्विड और ब्राउन टाइप का तुमको कह सकते हैं, ब्राउन ब्लैक सॉलिड, ये इसका कलर होगा। ये इसका कलरफुल होता है ये तुमको। इट हैज़ पंजेंट स्मेल, इसको स्मेल होगा जो कि एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक इसका स्मेल है। और O3 जो तुमको थर्मोडायनेमिकली ये टूट करके ये क्या बनाता है, जैसा कि बार बार कह रहे हैं, ये किसको बनाने की कोशिश करेगा ज़्यादातर, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा 3O2 में। ये तुमको और काफ़ी इट एक्सप्लोड्स करके तुरंत बना सकता है ये O3 का दूसरा तुमको ये O2 में कन्वर्ट होने की रखता है। O3 तुमको जो है O3 टूट करके ऐसे भी O3 टूट के O2+O देता है। और ये जो O है नेसेंट ऑक्सीजन,
नेसेंट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये तुमको कलर को साथ भी मिल जाता है, कलर के साथ इसको तो कलरलेस कर देता है, कलरलेस। ये तुमको हो गया, तुमको ये इसका कलर को क्या कर सकता है, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं इसको, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसका, ये कलर को उड़ा देगा। जैसे कलर उड़ाने में काम आता है तुमको, ये बहुत सा चीज़ का कलर को उड़ाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ये कलरिंग को डिस्कलर करने में ये काम आएगा। बोलो ओजोन। दूसरा है कि ओजोन तुमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तुमको जैसे कि तुम्हारा ये कर सकता है, जो ऑक्सीडाइज जैसे करें पीबीएस है, जैसे तुमको पीबीएस प्लस O3 से तुमको बन जाएगा PbSO4। ये देखो -2 से +6 तक चला गया, +8 का चेंज है, और O2 गैस बना लेगा यहाँ पर। ऑक्सीजन का तुमको ये कुछ -2 से 0 तक इसको ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और Pb जो है तुमको PbS जैसे S का -2 से लेके +6 तक चला गया। दूसरा तुमको कह सकते हो एक I- है, जैसे आयोडाइड, आयोडीन को इससे तुमको इसको हम लोग आयोडीन को ये I2 बना देगा प्लस O2 बना देगा। इसको तुमको जो वॉल्यूमेट्रिकली कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसको जानने के लिए हम लोग इसका टाइट्रेशन करते हैं। I2 जो बना, I2 को हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडियम थायोसल्फेट से, Na2H2O3 प्लस I2 से बन जाएगा Na2S4O6 प्लस इसका जो वायलेट कलर है, ये तुमको I2 का वायलेट कलर होता है। जब वायलेट कलर समाप्त हो जाए तो उसके द्वारा इसका जो वॉल्यूमेट्रिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वायलेट कलर जब तक इसमें सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, जब तक कि I2 का वायलेट कलर क्या नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए, और जब वायलेट कलर इसका समाप्त हो जाएगा तब इसको उसी के आधार पर इसको जज करते हैं। जो कि अब आयोडीन का जो तुम्हारा रिएक्शन है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ग्रुप 17 में। अच्छा, सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3 प्लस I2 से Na2S4O6 प्लस Na। तो ये तुम्हारा इसका जो वॉल्यूमेट्रिकली इसके स्ट्रेंथ को हम लोग ओजोन को देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जहां तक कि ओजोन लेयर की बात है, ओजोन लेयर तुम्हारा जो है, ओजोन लेयर तुमको जो एटमॉस्फेयर में है तुम्हारा 20 किलोमीटर से है, तुमको 20 किलोमीटर के हाइट पर ये तुमको रहता है, जो कि ओजोन लेयर जो कि हम लोग को क्या करता है, पावरफुल जो रे अल्ट्रावायलेट रे है उन सबों से हमको बचाता है। तो ओजोन लेयर जहाँ तक जो एटमॉस्फेयर में है, जो आयनोस्फेयर में पाया जाता है, आयनोस्फेयर में, तो उसमें तुमको ओजोन लेयर तुमको ओजोन का को बहुत से चीज़ से, जैसे कि ओजोन लेयर की बात करें तो इसको जो कुछ गैस है जैसे कि NO है, ये सब भी तुमको ओजोन से क्या करता है, रिएक्शन करके तुमको ओजोन को क्या कर देता है, ओजोन के लेयर को डिप्लेट करता है। तो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाने में तुमको जैसे कि NO है, जो कि तुमको ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में के लिए जो मुख्य रिस्पॉन्सिबल माना जाता है गैस, ओजोन लेयर एबव 20 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर। तो ये तुमको NO जो है, तुमको NO प्लस O3 ये भी तुमको ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेता है इसमें। और ये जो तुमको होता है, ये कहाँ से मिलेगा, सुपरसोनिक जेट प्लेन इसको निकालता है, सुपरसोनिक जेट प्लेन। ये भी डिप्लेशन के लिए ये तुमको जिम्मेदार होता है, या डिप्लेशन के लिए तुमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुमको है, ये सब भी तुमको, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, इसको फ्रीऑन भी कहते हैं हम लोग, फ्रीऑन। ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज आता है। ये भी तुमको ये डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार केमिकल्स हैं। ये तुमको जहाँ से ये सब तुमको डिप्लेशन, ओजोन लेयर की डिप्लेशन, तो इसको बचाना है ओजोन लेयर को, तो इन सबों के इमिशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। अब जहाँ तक यूज ऑफ ओजोन, ओजोन का यूज क्या है, एक तो पहला है तुमको कि यह क्या कर सकता है, तुमको ये ओजोन तुमको जो है जर्मीसाइड का वर्क करता है, डिसइंफेक्टेंट, जर्मीसाइड टू स्टेरलाइज वाटर, वाटर प्यूरिफायर में ये स्टेरलाइज वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए ओजोन का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ
आइवरी, ऊल, ईटीसी, ये सबको, या फ्लावर, इन सबको ब्लीचिंग करने में। तीसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके प्रिपरेशन में ये यूज में आता है। तो ये तुमको ओजोन के कुछ यूजेज हो गए जो एनसीईआरटी बुक के, ये सारे लेक्चर तैयार किए गए हैं, ये तुमको एनसीईआरटी बुक के आधार पर तैयार किए गए हैं। तुम केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जितने भी तुमको जो एनसीईआरटी पर बेस्ड बुक हैं ये तुम देख सकते हो। उसके अलावा तुमको जो जेईई मेंस, नीट या तुमको जेईई एडवांस, इन सबों के लिए जो तुमको एडिशनल मटेरियल है वो भी तुम्हें राइस ट्यूटोरियल ऐप पर उपलब्ध होंगे, जहाँ तुम ले सकते हो। और तुम कोई भी लेक्चर चाहो उस पर देख भी सकते हो, तुमको वो मिल जाएंगे तुम्हें। तो उसके अलावा कोई भी वीडियो लेक्चर जितना है पूरे फुल सिलेबस के मिल जाएंगे तुमको। उसके अलावा तुम चाहो तो उस ऐप पर जा कर के इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए तुम जो है जो क्वेश्चन पेपर हैं जो कि जेईई के हैं, नीट के हैं, वो तुमको उस पर उपलब्ध होंगे। वहाँ भी तुम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तुम चाहो तो डिटेल में नोट्स भी लिख सकते हो उसको। इसके अलावा जो पोर्शन में तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पोर्शन हो या तुमको कोई पूरा सिलेबस पढ़ना हो तो उसके लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, या डाउट के लिए तुमको या पर्सनल गाइड के लिए तुम हमसे को मेंटर के रूप में ऑप्ट कर सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे पर्सनल गाइड भी ले सकते हो। उसमें कोई भी पोर्शन, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, कुछ भी समस्याएँ हो रही है, तुमको एक्सरसाइज बनाते हो जहाँ दिक्कत होती है, तो उन सबों के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो ऑक्सीजन के समाप्त होने के बाद अब है तुमको सल्फर। ग्रुप 16 में 2 एलिमेंट के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ग्रुप 16 में तुमको 2 एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन का हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के डिटेल्स के बारे में। सल्फर का तुमको जहाँ तक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओजोन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग सल्फर को पढ़ेंगे और सल्फर के पहले इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। तो सल्फर के 2 जो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं रोम्बिक सल्फर को, और उसको बीटा सल्फर कहा जाता है जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है। तो दोनों के हम लोग प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सल्फर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स में सबसे जो तुम्हें है, तो ये तुमको लिखेंगे हम लोग रोम्बिक और अल्फा सल्फर, रोम्बिक और अल्फा सल्फर, ये तुम्हारा हो गया। ये तुमको हो गया मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, ये तुम्हारा पहला हो गया। ये मोनोक्लिनिक, ये तुमको अल्फा सल्फर का हो गया तुम्हें। ये क्या हो गया तुमको, अल्फा सल्फर तुमको है, ये येलो कलर का होता है, इसका कलर हो गया तुमको येलो। और ये तुमको हो गया ये तुमको होता है, ये कलरलेस होता है। ये तुम्हारा पहला जो तुम्हारा दोनों में हो गया, इसका कलर का दोनों में डिफरेंस है, कलरलेस। और ये तुमको शेप तो है ही, इसका नाम से ही पता है कि येलो रोम्बिक शेप में, रोम्बोहेड्रल में होगा, ये येलो रोम्बोहेड्रल शेप, येलोइस और रोम्बोहेड्रल शेप हो गया, इसका मोनोक्लिनिक हो गया। और जहाँ तक कि तुमको है इसको प्रिपेयर करने का, इसको तुमको हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेट, इसको CS2 का जो सल्फर होगा, रॉल सल्फर is dipped in CS2 and boiled to obtain, क्या हो जाएगा, इससे जब बॉयल कर देंगे तो इससे ऑब्टेन हो जाएगा हमको अल्फा सल्फर। इसको जब बीटा सल्फर को प्राप्त करना है, तो बीटा सल्फर को प्राप्त करने के लिए अल्फा सल्फर को हम लोग हीट कर देंगे 369 केल्विन पर, तो ये बन जाता है बीटा सल्फर में बदल जाएगा ये।
और अल्फा सल्फर को जैसे कि तुमको परत जब चढ़ जाएगा उसमें जो कि तुमको ये न्यूडिल टाइप का शेप का मिल जाएगा, उसमें जो लिक्विड बच जाएगा उसको हटा देना 369 केल्विन के नीचे, ये तुमको बीटा अल्फा में बदल जाता है। ये तुमको ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये तुम्हारा है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ये एक दूसरे में 360, ये रूम टेम्परेचर पर बीटा स्टेबल नहीं होता, अल्फा जो है तुमको रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है क्योंकि ये 96 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 96 डिग्री सेल्सियस के एबव बीटा स्टेबल होता है और 96 डिग्री के नीचे अल्फा सल्फर स्टेबल फॉर्म होता है। तो जाहिर है कि ये जो रूम टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल होता है बीटा। तीसरा है तुमको इसका, जहाँ तक कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट है जो कि नोट कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बीटा सल्फर का, इसका बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 393 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट तुमको, ये तुम्हारा 393 केल्विन पर ये सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये तुमको 385.8 केल्विन, ये तुमको इससे कुछ कम है। फोर्थ नंबर तुम दे सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका डेंसिटी कह सकते हो 2.06 है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है तुमको 1.98, इससे हल्का होगा तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये तुमको कुछ हल्का है 1.98 है। और तुम्हारा इसका जो तुम्हारा है, इसका जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, इसका मॉलिक्यूल्स तुमको रहता है, ये भी तुमको रहेगा S8 के रूप में रहेगा, S8 मॉलिक्यूल में रहेगा। इसका बॉन्ड एंगल है तुम्हारा, बॉन्ड एंगल तुमको 107 डिग्री, 107 डिग्री, बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर। और ये भी तुमको जो बीटा सल्फर है यह भी तुमको पाया जाता है, तुमको S8 रूप में ही पाया जाएगा, ये भी तुमको S8 मॉलिक्यूल में ही रहेगा। बॉन्ड एंगल तुमको है इसका 102.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बॉन्ड लेंथ जो होता है तुमको, बॉन्ड लेंथ तुमको 202.2 डिग्री है, ये तुमको 125.7 डिग्री सेल्सियस, ये तुमको इसका बॉन्ड लेंथ है, इतना पिकोमीटर सर, इतना पिकोमीटर 205, ये तो कुछ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसका कुछ ज़्यादा होगा। और S8 के शेप में दोनों रहता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, जबकि ये तुमको आजकल तो खैर S20 इस सब शेप में भी प्राप्त होते हैं। ये तुमको इट इज सॉल्युबल इन, ये तुमको इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये तुमको इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्युबल इन वाटर, तुम्हारा जो पॉइंट होगा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होते हैं, दोनों सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबल इन CH2। और ये तो एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल ETC, अल्कोहल है तुमको बेंजीन, ईथर ETC। और ये भी तुमको इट इज सॉल्युबल इन CH2। ये नंबर देख लोगे, जहाँ तक नंबर की बात है, नंबर को सॉल्युबल इन CH2, ये CH2 में सॉल्युबल होगा। ये जहाँ तक तुमको रहा कि ये तुमको 369 केल्विन के एभव तुमको बीटा है, 369 के बिलो अल्फा सल्फर स्टेबल होता है। और ये तुमको जहाँ तक येलो कलर का होता है और ये कलरलेस है। और इसका तुमको जहाँ तक अल्फा कलर सल्फर का है, तुमको तुम्हारा अल्फा सल्फर इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और बीटा
तुमको उसके बाद जो है तुमको ये अनस्टेबल फॉर्म होता है। इसका जो तुमको बॉन्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन है, उसका 393 केल्विन है, जो कुछ ज़्यादा है। ये तुमको ज़्यादा, तुमको इसका जो है तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कम है। और यहाँ पर तुमको जहाँ तक देखें इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल वो तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है 204 पिकोमीटर, इसका 205.7 पिकोमीटर। और ये तुम्हारा कहते हैं इस तरह से शेप, दोनों का शेप जो है S8 फॉर्म में रहता है। और एक तुमको ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये डिफरेंस ये भी है तुमको, ये वाटर में सॉल्युबल है तुम्हारा अल्फा सल्फर सॉल्युबल इन वाटर, बीटा इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, यहीं पर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तुमको दिया हुआ है 7.12। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो S2 है वो किस तरह का से होता है। S2 डायमैग्नेटिक होता है। S2 तुमको इन वेपर, ये जो तुम्हारा होता है इन वेपर इन हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर सल्फर एग्जिस्ट एज S2 के रूप में लोअर टेम्परेचर पर रहेगा, जैसे कि O2 होता है उसी की तरह S। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन like O2, so S2 इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक जो कि इसका O2 का हमने तो लिखा भी था, क्या कहते हैं, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने अनपेयर्ड होते हैं, जो कि O2 का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि O2 का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग देखे थे उसका कि किस प्रकार जो है तुमको 2 एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसीलिए ये S2 जो होता है तुमको कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक होता है। और O2 में भी वैसा ही होता है। तो ये तुम्हारा था सल्फर का इलेक्ट्रॉप्स, ये तुमको इलेक्ट्रॉप्स तुम्हारा सल्फर का हो गया, जिसमें कि O2 का तुम्हारा जो है 369 केल्विन तुमको टेम्परेचर याद रखोगे। उसमें क्या होता है, उसके एभव बीटा सल्फर स्टेबल होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और उसके नीचे जो है तुम्हारा अल्फा सल्फर स्टेबल होता है। अल्फा सल्फर का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। बीटा का कलरलेस होता है। उसकी जो अल्फा की जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होती है, लोअर होती है, बीटा की ज़्यादा होती है। अल्फा सल्फर का तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, बीटा का कम है। तो ये तुम्हारा जो है अल्फा सल्फर इनसॉल्युबल इन वाटर है, बीटा इज सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये तुम्हारा जो डिफरेंसेस हैं उसको माइंड में नोट डाउन कर लोगे। आई होप कि बहुत सा याद हो गया होगा। कुछ एक आध बार किताब से भी तुम देख सकते हो, बुक से भी पढ़ लोगे, तुम्हें लगभग याद हो जाएंगे ये सारे प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सल्फर के तुमको कंपाउंड्स हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो जाहिर है कि इसका हो गया SO2। तो SO2 में का जो शेप है वेरी सिमिलर टू O3 के जैसा ही रहेगा। ये S में जैसे तुम्हारा है तो ये इसमें तुमको ये भी लोन पेयर तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर तुमको डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और इसमें 2 लोन पेयर बचेगा। इसमें तुमको ये तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसमें 3 लोन पेयर रहेंगे। और अगर यहाँ पर देते हैं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड का यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये रिजोनेंस में बना सकते हैं हम लोग S। तो ये अब कोऑर्डिनेट बन जाएगा और इसके पास तीनों लोन पेयर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे। और इसका ज्योमेट्री जहाँ तक है ये तुमको कैसा रहेगा, ये तुमको ट्राइगोनल ही रहेगा, तो एंगुलर ही कह सकते हैं इसको, एंगुलर शेप एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO2। SO2 का ये एंगुलर शेप और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। जहाँ तक इसके प्रिपरेशन की बात है, प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन SO2 का तो तुमको कर सकते हो सल्फाइड और है S+O2 से क्या बना सकते हो, SO2 बना सकते हो। या कोई सल्फाइड और है जैसे ZnS है, ZnS+O2 से क्या बन सकता है, ZnO+SO2 सल्फाइड और से बना सकते हो। दूसरा नंबर तुमको सल्फाइड और से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। जैसे PbS है, गैलेना प्लस O2 से क्या बन जाएगा, PbO+SO2। तो ये सब तुम्हारा SO2 बनाने के ये भी तरीके हो गए। दूसरा तरीका हो सकता है तुमको SO2 बनाने के लिए कोई भी सल्फाइड और है, सल्फाइड और को सल्फाइड और को सल्फाइड SO3 2- उसको H+ से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा,
सल्फाइड और से हम लोग इसको बना सकते हैं सल्फाइड SO3 2 माइनस सल्फाइड और इससे में क्या डाल दें H+ डाल दें तो ये SO2 प्लस H2O बन जाएगा सल्फाइड। इसको Na2S जैसे Na2SO3 को कर दें ये सल्फाइड कहलाता है, सल्फाइड सॉल्ट। ये तुमको इससे बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि तुमको कभी भी तुमको सल्फ्यूरिक एसिड जो है तुमको जब कभी भी किसी को ऑक्सीडाइज करता है जैसे कि किसी भी चीज़ को तो ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा CSO4 जो SO2 जो H2O। तो ये रिएक्शन तुमको सल्फ्यूरिक एसिड में भी इस तरह का देखोगे जैसे कि तुमको S + H2SO4 करें तो इसमें भी SO2 बन जाएगा तुम्हारा SO2 + H2O। ये भी तुम्हारा लेबोरेटरी में तुमको इस ढंग से क्या कर सकते हैं जैसे कार्बन को भी ऑक्सीडाइज करें C + H2SO4 से क्या बन जाएगा CO2 + SO2 + H2O। तो ये सब तुम्हारा H2O को बनाने के ये सब मेथड्स हो सकते हैं। और SO2 तुम्हारा क्या हो गया SO2 का तुम्हारा ये प्रिपरेशन हो गया, SO2 को बनाने के ये तरीके हो गए। SO2 तुम्हारा जो है सल्फाइड और से बन सकता है, सल्फाइड जो सॉल्ट है उसको हीट करके हम लोग SO2 प्राप्त कर सकते हैं। अब है SO2 के प्रॉपर्टी की बात करें। SO2 गैस जो है तुमको इसका प्रॉपर्टी जहाँ तक है इट इज़ कलरलेस गैस और इट हैज़ पंजेंट स्मेल। स्मेल इसका क्या होगा पंजेंट स्मेल होगा। ये एसिडिक है, जाहिर है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक भी नेचर में रखेगा और वाटर में काफ़ी सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ इसकी प्रॉपर्टी में देखें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी SO2 इज colorless gas with pungent smell. It is soluble in water. वाटर में ये सॉल्युबल होगा और SO2 वाटर में घुल के क्या बनाएगा H2SO3 बना लेगा। ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा ये वाटर में सॉल्युबल होता है। और जो सल्फाइड का जहाँ तक है SO2 जो है SO2 तुमको गैस जो है तुमको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी होता है। ये वाटर के साथ भी क्या देता है तुमको इट हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देता है। ड्यू टू SO2 बोथ एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing property. It can bleach. It has bleaching property. In presence of moisture due to reducing property. रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण ओजोन जैसे था या क्लोरीन है उस समय तुमको जो होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है और इसमें ये रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। ये तुमको ये रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। तो ये तुम्हारा जैसे कि है रेड्यूस कर देता है, जैसे कि तुमको MnO4 है जैसे रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी का देखते हैं कुछ रिएक्शन रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये तुमको ब्लीचिंग का भी काम करेगा। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी अब है तुमको रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में से MnO4 माइनस है और SO2 रहेगा तो ये तुमको क्या बन जाएगा इधर MnO4 माइनस, तो ये तुमको Mn2 प्लस बन जाएगा इधर ये रेड्यूस होके और इधर ये सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जहाँ तक कि एसिडिक मीडियम में रहेगा तो H+ और वाटर इसमें तुमको जोड़ सकते हो एसिडिक मीडियम में ये बन जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम में रहेगा तो MnO2 बन जाता है। और जहाँ तक H+ वाटर है वो बैलेंस रिएक्शन में तुम रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर अगर बैलेंसिंग में इसमें दिक्कत होती है तो रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर तुम देख सकते हो राइस टू ऐप पर जो कि क्लास 11 के वीडियो में तुमको मिल जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में H+ कैसे जोड़ा जाता है तो तुम्हारा है। अब जैसे Fe3+ को अगर ये कर दें तो Fe3+ को क्या कर देगा ये SO2 को, तो ये तुमको Fe2+ में बन जाएगा और SO4 2- में ये बन जाएगा। ये तुम्हारा ये सब रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गया। और SO2 का बात अब तुमको जहाँ तक कि रहा ऑक्सीडाइजिंग, SO2 का तुमको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जैसे H2S है प्लस SO2 से बन गया S प्लस H2O, ये तुमको S को क्या कर दिया, ये ऑक्सीडाइज कर दिया, ये -2 से क्या हो गया तुमका, -2 से ये 0 में चला गया, और SO2 प्लस 4 से 0 में गया, ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, दोनों की तरह काम करता है। और ये ब्लीच भी करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ये तुमको ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन, इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन के कारण ये करता है। और ये SO2 प्लस Cl2 चारकोल के प्रेजेंस में SO2 Cl2 भी बनाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और ये तुमको एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को समाप्त करने में भी काम आता है, कहीं पर ज़्यादा है तो ये उसको हटा भी सकता है। जहाँ तक कि इसके यूजेज की रही, इसका यूज क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज देखते हैं। ये तुमको कर सकता है, तुमको पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में ये काम आता है। SO2 गैस तुमको जाहिर है कि इट एक्ट्स इन ब्लीचिंग एजेंट, इट एक्ट्स इन ब्लीचिंग ऑफ वूल, फ्लावर etc, इसको ब्लीचिंग में काम कर सकता है ये। इट इन द प्रिपरेशन ऑफ क्या है तुमको, ये तुमको जहाँ तक है SO2 गैस तुमको एंटी क्लोर के रूप में यूज होता है, एंटी क्लोर के रूप में यूज होगा। SO2 गैस तुमको डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, SO2 गैस तुमको डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, और तुमको ये तुम्हारा इस सब का यूज हो गया SO2 गैस का। तो ये तुम्हारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया तुम्हारे। अब है इसमें पढ़ेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, एक कंपाउंड है जो कि ऑक्सो एसिड, और एसिड के जो सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं उसका हम लोग कुछ नाम देख सकते हैं। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के कुछ नाम है, उसका नाम और ऑक्सीडेशन नंबर ये सब हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं जो कि विशेष एसिड है तुमको, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर के जो कुछ एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, तो ये तुम्हारा है पहला जो एसिड कह सकते हैं H2S2O4, ये तुम्हारा क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। H2S2O4 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको कहते हैं हम लोग डाइथायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसका जो शेप होगा H2S2O4 है तुम्हारा, SOH रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब तुमको सल्फ्यूरस एसिड है, दूसरा नंबर में हम लोग आ सकते हैं, सल्फ्यूरस एसिड में आएगा। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड सबसे कम है तुम्हारा, पहले H2S2O2, इसका नाम हो गया थायोनस एसिड, इसका नाम था, इसका नाम हो गया थायोनस एसिड का, इसका थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड। देखो जिसमें थायो का मतलब डबल बॉन्ड में एक S चला जाएगा, तो H2S2O2 है तुम्हारा, S के साथ एक डबल बॉन्ड S हो जाएगा, तो S, और एक S के साथ तुमको OH बॉन्ड हो जाएगा, और एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OH हो जाएगा, OH बॉन्ड इधर भी हो जाएगा, और एक इधर के साथ OH बॉन्ड है। ये तुमको जो डबल बॉन्ड है इसी के कारण इसका थायोसल्फेट, इसका -2 ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 हो जाएगा,
इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है, -2 और +4। +4 है इसलिए इसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और इसी तरह का तीसरा एसिड तुम देख सकते हो, इसका जो कि है तुमको सल्फ्यूरस एसिड में देखते हैं H2SO3। ये तो तुमको सल्फ्यूरस एसिड इसको कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरस एसिड। पहले अब 4 वाला देख रहे हैं तुमको, +4 ऑक्सीडेशन इसका भी है, तो H2S, तो इसमें जाहिर है कि इसका तो आसान सा होगा H, और इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा H2, इधर OH हो गया, और इधर की तरफ डबल बॉन्ड O। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो गया +4, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरस एसिड। और इसके बाद तुमको कह सकते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। एक तुमको जो है एसिड आएगा चौथा नंबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो ये तुमको H2SO3 है, इसमें से अगर तुमको 2 मॉलिक्यूल दे करके वाटर को निकाल दें तो H2 है तो बच जाएगा तुमको H2H, 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो H4 हो जाता, लेकिन H2O निकालते H2S2O5, H2S2, इसको कहते हैं हम लोग पायरोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो इसका जहाँ तक कि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 2 मॉलिक्यूल जो इसका जुटेगा, पायरोसल्फ्यूरस एसिड का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, चलो यहाँ बनाते हैं, तो S यहाँ पर तुमको आ जाएगा, यहाँ पर तुमको OH का जो है O1 आ जाएगा और S यहाँ पर जुट जाएगा, और यहाँ से OH निकल गया, और एक डबल बॉन्ड O इसमें था, तो यहाँ पर क्या होगा तुमको एक OH बच जाएगा यहाँ पर H2S2O5, और एक यहाँ भी OH बचेगा, H2S2O5 है तुम्हारा, तो एक डबल बॉन्ड O बचेगा तुमको, एक डबल बॉन्ड O, H2 हो गया, S तुमको 5 हो गया, H2S2O5, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस अभी भी क्या है +4 ही है, निकाल के देख सकते हो तुम, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो गया तुम्हारा। अब तुमको जो है सल्फ्यूरस एसिड में एक थायोसल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड और पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में जाएंगे, जो कि +6 वाला में जाते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। जो सबसे तुमको जो कि तुम्हारा कहते हैं, इसमें जो सबसे तुमको इम्पॉर्टेंट है, जो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे कॉमन है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग 4 एसिड को देख चुके हैं, 4 एसिड, अब 5वां देखते हैं। देखो 5वां एसिड जो है सल्फर का एसिड क्या है, उसका 5वां का देखते हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक, इसका हो गया H2S2O3, H2S2O3। तो इसका जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, S डबल बॉन्ड S हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर भी OH हो जाएगा। इस सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन होगा, और इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये तुमको, ये तुम्हारा इसका हो गया स्ट्रक्चर। जो अगला एसिड है तुम्हारा 6ठा, अभी तक हो गया तुमको, तो और अब है तुमको 5वां हुआ, ये 6ठा होगा तुम्हारा। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब तुमको सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेते हैं पहले। सल्फ्यूरिक एसिड ये तो तुम्हारा सबसे कॉमन है ही, H2SO4। H2SO4, इसका स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, S इधर की तरफ डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड O दे दो, और 2 OH, ये तुम्हारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का ये फार्मूला हो गया। और इसमें से जैसे कि 2 में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी जिसको कहते हैं हम लोग, तुमको जैसे कि 6ठा हो गया, ये 7वां पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अपना नंबर तुम देख लोगे तो नंबर बहुत जगह ध्यान से उतर जाता है, H2S2O7, तो नंबर तुम्हारा इसको ओलियम भी कहा जाता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम। तो H2S2, इसमें क्या होगा तुमको, S जैसे है तुमको यहाँ O रहेगा, यहाँ पर S रहेगा, और यहाँ पर H2S2O7 है, तो
तो 3 3 एक H2S2, तो OH तो रहेगा ही और एक OH रह गया यहाँ पर, और डबल बॉन्ड O यहाँ भी डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर S का हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O, H2S2O7, ये ओलियम का हो गया। अगला है तुमको, अब इसके बाद है तुमको ओलियम के बाद H2S2O8 एक देखते हैं, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, शायद 8वां होगा ये, इसका नाम हो गया पेरोक्सी ग्रुप होगा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक, H2S2O8 है, H2S2O8। इसमें देखो, इसमें क्या होगा तुमको, यहाँ पर S और O के बीच ये पेरोक्सी बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ये पेरोक्सी बॉन्ड है यही, और पेरोक्साइड जैसे होता है ना, पेरोक्सी बॉन्ड हो गया ये, और यहाँ पर इसमें H2 है तो OH रहेगा ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, सिमिलर यहाँ स्ट्रक्चर इधर भी होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH हो गया। यहाँ पेरोक्सी, जैसे कि यहाँ से एक जैसे से यहाँ पेरोक्सी बॉन्ड इसमें बन गया, तो इसमें जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, इसमें देखो, इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता हूँ, सबसे नॉर्मल से अलग है। इसमें 2 O का जो है तुमको 2 × 1 होगा प्लस 2x, ये यहाँ तक ठीक है। 2 O का -1 होगा और 6 O का -2 होगा, तो S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 है। अगर जनरली निकालेगा तो वो +7 आ सकता है, वो अगर गलती करके निकालोगे O का -2 सबका दे दोगे तो ये क्या जाएगा +7, जो कि गलत होगा। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है इसका। दूसरा होता है जिसको हम लोग मार्शल एसिड कहते हैं, नमक कह सकते हैं, या तुमको जो मार्शल एसिड या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक हो सकता है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो यहाँ पर लिख देते हैं 9th नंबर, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, इसको मार्शल एसिड भी कहा जाता है, मार्शल एसिड। तो तुम्हारे बुक में था, उससे ज़्यादा भी कुछ लिख दिए हैं। तो H2 है तो OH ग्रुप तो रहेगा ही, तुमको O5 है, OH रहेगा, इसमें भी पेरोक्सी बॉन्ड रहेगा, एक पेरोक्सी बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, तो 3 हो गया, और डबल बॉन्ड O और साथ साथ डबल बॉन्ड O। तो ये तुम्हारा H2SO5 हो गया, ये पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी हो जाएगा, ये भी तुम्हारा +6 में ही होगा। और O का 2 O का यहाँ पर भी -2 देना होगा। H2SO5 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 O का -2 देना होगा, 2 × 1 + x प्लस 2 O का -1 और 3 O का -2 बराबर 0। तो 3 O का -2 तो -6 और तुमको, तो ये तुम्हारा 6 आ गया H2SO5 का, तो 6 आ जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा था। अब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तुमको ऑक्सो एसिड तो सल्फर का सारा का जिक्र हो गया। अब हम लोग इसमें डिटेल में देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसका प्रिपरेशन, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग करेंगे, उसके प्रॉपर्टी और उसके कुछ यूजेस। तो ये तुम्हारा सल्फर का ग्रुप 16 का लास्ट कंपाउंड है, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप 16 समाप्त हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है, तुमको ऐप के माध्यम से किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे मदद ले सकते हो। कोई पोर्शन में दिक्कत हो रहा हो, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बन रहे हो, कोई पोर्शन समझ में नहीं आता हो, तुम हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। राइस टूल ऐप पर हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब दिया हुआ है, वहाँ पर से तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब है तुमको सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया H2SO4। तो इसका जहाँ तक स्ट्रक्चर वगैरह तो अभी देख ही चुके हो तुम। अब मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करना है इसको, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इंडस्ट्रियली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है, जिसके कुछ रिएक्शंस हैं। S + O2 से क्या होते हैं, SO2 बनेगा, और ये तुमको SO2 + O2 जो है तुमको, इसके मेन रिएक्शन है ये तुमको 2SO2, यहाँ से क्या बन गया 2SO3।
और ये एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तुमको होगा, तो ये अगर तुमको इसके लिए तुमको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, इसको मोल घट रहा है इसका, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल। तो इससे बचने के लिए क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर पर तो काफ़ी क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन का रेट काफ़ी घट जाएगा। तो इसके लिए तुमको जो टेम्परेचर जो है तुमको लिया गया है, इसके लिए काफ़ी टेम्परेचर जो 720 केल्विन, 720 केल्विन और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और V2O5 कैटलिस्ट। ध्यान रखेगा कितना टेम्परेचर हुआ इस रिएक्शन कराने का, ये तुमको कॉन्टैक्ट प्रेशर का मेन रिएक्शन होता है स्टेप। तो 720 केल्विन, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V2O5 कैटलिस्ट, V2O5 कैटलिस्ट, इसका यूज करके इस रिएक्शन को कराया जाता है। इसके बाद तुमको अब आसान है, इसको जब H2SO4 के साथ मिला दिया जाता है तो ये ओलियम बन जाता है, H2H2O7 रहेगा, और H2H2O7 में जो भी हमको जितना भी चाहिए वाटर को डाइल्यूट करके हम लोग H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तुमको कॉन्टैक्ट प्रेशर के रिएक्शन हो गए। और ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, इसी में तुमको ध्यान देना होता है। इसको हम लोग फ्लो डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे फ्लो डायग्राम में इसमें रिएक्शन को देखें पहले, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का तुमको जैसे फ्लो डायग्राम में अगर देखें तो ये पहला तुमको जो कि यहाँ पर होगा, ये जगह पे तुमको यहाँ से O2 को इन कीजिए, गैस को O2 को डालिए यहाँ से, यहाँ सल्फर होगा या सल्फाइड पायराइट बर्नर कह सकते हैं या सल्फर बर्नर, तो इससे SO2 बन जाएगा। ये सल्फर बर्नर, सल्फर को यहाँ जलाइए और यहाँ से गैस मिक्सचर जो कि तुम्हारा होगा, इसमें डस्ट वगैरह भी रहेगा, SO2 प्लस O2 प्लस डस्ट वगैरह, इससे जाएगा। डस्ट प्रिसिपिटेटर इसको कह सकते हैं। इसमें से क्या पानी डालिए, इसमें से क्या डालना है, इसमें वाटर डालना है, और जो कि तुमको इधर से जो कि बचा हुआ जो वाटर है, वाटर इसमें डाला है। डस्ट प्रिसिपिटेटर इसको कहेंगे, इसको डस्ट को ये बैठा देगा, डस्ट प्रिसिपिटेटर या कूलिंग टावर, इसको ठंडा कर रहा है, डस्ट को भी बैठा देगा, कूलिंग टावर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, तुमको वाटर डालेंगे तो यहाँ से वेस्ट वाटर को निकलने के लिए यहाँ दे दिया गया, और ये तुमको हो गया SO2 प्लस O2, ये मॉइस्ट हो जाएगा। ये मॉइस्ट SO2 और O2 को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसको यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो इसको भेज दीजिए अब जा करके ये ड्राइंग टावर में, ये सूखने के लिए। सूखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, H2SO4 इज गुड, इसमें H2SO4 का डालिए और वेस्ट एसिड को इधर से निकलने का जगह दे दीजिए, और तुमको ये जो तुम्हारा एसिड है और ये क्या करेगा, ये ड्राइंग टावर हो गया, ये ड्राइंग टावर, इसमें कुछ सुखाने का हुआ। अब इधर से ले आइए इसको, और इस ड्राइंग टावर से होते हुए जो गैस जाएगा, अब इसको हीट कर दीजिए, या पहले आर्सेनिक प्यूरीफायर में जाइए। इसको कहाँ ले जाएंगे, इस गैस को आर्सेनिक प्यूरीफायर में रहता है जिलेटिन, जो तुमको है ये तुमको जिलेटिनियस FeOH3, तो इसमें तुमको है आर्सेनिक प्यूरीफायर हो गया। ये आर्सेनिक प्यूरीफायर, इसमें आर्सेनिक को बैठा देंगे। आर्सेनिक प्यूरीफायर से कहाँ जाएगा, ये अब कैटालिटिक चेंबर में जाएगा। ये कैटालिटिक चेंबर में, जिसमें क्या रहेगा, V2O5, ये पहले हीट भी कर दिया जाएगा, V2O5 और प्री हीटर, चाहे प्री हीटर पहले चल जाइए, प्री हीटर इसमें 720 केल्विन टेम्परेचर पर तक हीट कर दीजिए, और इसके बाद कहाँ ले जाना है इसको, अब कैटालिटिक चेंबर में ले जाइए। तो काफ़ी तुमको डायग्राम जो तुम्हारा हो गया, पहले देखो डायग्राम तुमको ठीक फिर से बनाना पड़ेगा, तो इधर जगह कम पड़ गया था। अब कहाँ ले जाएंगे इसको, कैटालिटिक चेंबर में ले जाएंगे, जहाँ पर किससे कैटलिस्ट से रिएक्शन होगा, V2O5 रहेगा तो वहाँ पे बनेगा, और उसमें वाटर में डाल देंगे तो वो ओलियम बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, सल्फाइड को सल्फाइड बर्नर में बर्न करेंगे, फिर जो गैस आएगा उसको डस्ट प्रिसिपिटेटर जो उसको पानी से धो देंगे, उसे डस्ट सेटल डाउन हो जाएगा, उसको वहाँ से कहाँ ले जाएंगे, फिर तुमको H2SO4 का उसमें फुहार डालेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, उसमें जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ड्राई जो तुम्हारा गैस है उसको आर्सेनिक प्यूरीफायर में तुमको जो रहेगा, जिससे जिलेटिन रहता है, जिसमें FeOH3 के साथ रहता है, वो आर्सेनिक को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आर्सेनिक जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हीट कर दीजिए 720 केल्विन तक, और उसके बाद उसको V2O5 चेंबर में ला जाइए, वहाँ पर SO3 बन जाएगा, और SO3 को उसके बाद H2SO4 में डाल के ओलियम बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया H2SO4 का क्या हो गया, तुम्हारा प्रिपरेशन का ये कंटैक्ट मेथड हो गया। और इसके जो डिटेल नोट्स चाहिए तुमको, राइटरल ऐप पर तुम इसको प्राप्त कर सकते हो।
वहाँ पर लिख सकते हो जा करके बोर्ड के लिए जिसको चाहिए। और जहाँ तक इसको समझने के लिए ऐसे ज़रूरत है तो तुमको ये बता दिया गया ली चैटलियर प्रिंसिपल के आधार पर 2SO2 + O2 से 2SO3 जो बन रहा है, ली चैटलियर प्रिंसिपल में इसमें मोल घट रहा है तो इसमें हाई प्रेशर सुटेबल होगा और ये तुमको कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके लिए इसमें जो तुमको लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, लो। और अब है तुमको इसका प्रॉपर्टी, H2SO4 का प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ कलरलेस, H2SO4 के बारे में बात हो रहा है, कलरलेस वाइली लिक्विड, कलरलेस ऑयली लिक्विड। इसका जो है तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 होता है करीब, और इसका जो है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में जब मिलाते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए धीरे धीरे इसे मिलाना है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये वाटर, इसलिए का नाम से ही है तुमको, इसकी रिएक्टिविटी जो केमिकल है वो तुमको एसिडिक प्रॉपर्टी, जैसे कि H2SO4 टूट के क्या बनाएगा, ये H+ + HSO4- बनाता है, 2 स्टेप में इसका टूट सकता है, और HSO4- भी टूट करके क्या बनाता है, H+ + SO4 ये किसी भी बेस से रिएक्शन करके न्यूट्रल कर सकता है, जैसे कि NaOH है, NaOH + H2SO4 से क्या बन जाएगा, तुमको 2 स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन करो या एक स्टेप में ही मैं लिख देता हूँ Na2SO4 या NaHSO4 + वाटर बनाइए, फिर दूसरा स्टेप Na2SO बनाते, किसी भी ये तुमको एक रिएक्टिविटी के लिए एसिड के रूप में इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी। दूसरा इसका जो है तुमको, जैसे कि ये तुमको ये तुमको इसके लो वोलेटिलिटी होती है, लो वोलेटिलिटी, ये कम उड़ता है, जिस कारण HCl बनाने में भी इसको क्या करता है, इसको HCl को आप बना सकते हैं। जैसे H2SO4 डालेंगे तो ये तुमको बन जाएगा Na2SO4 + HCl, ये तुमको गैस रूप में इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। लो वोलेटिलिटी, इसका वोलेटिलिटी लो है तो ये तुमको इसको आराम से आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बनाने में ये काम आ जाएगा। दूसरा है तुमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तुमको किसी भी गैस, जिस गैस को सुखाना हो, खाली उसके रिएक्शन ना करें, जैसे अमोनिया के साथ आप रिएक्शन करना चाहेंगे तो अमोनिया के साथ ये रिएक्शन कर ले तो उसको सुखाएगा क्या ये, तो जिसके साथ ये अगर तुमको ड्राई करना हो जिसको, तो इसके साथ H2SO4 डाल के इसको ड्राई कर सकते हैं। जैसे कि इसका ड्राइंग का जो C12H22 जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, इसमें अगर H2SO4 डाल देते हैं तो ये C+ क्या हो जाएगा, H2O बनेगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसमें अगर H2SO4 डाल दिए तो ये बन जाएगा CO + H2O बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में अगर H2SO4 डाल दें तो CO + CO2 + क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। तो ये H2O को सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी जो इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, और इसलिए ये काफ़ी तुमको वाटर एब्जॉर्ब करने में यूज किया जाता है H2SO4 का। उसके बाद जो तुम्हारा है, जो भी तुमको इसका जो यूज है, ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं, ये नॉन मेटल हो, मेटल हो, किसी को भी क्या कर सकता है, बहुत से मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जहाँ तक कि जो रिएक्टिव मेटल है उसके साथ तो ये तुमको उसके H2 गैस देगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड में तुमको ये उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये तुमको क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कि तुमको कॉपर है तो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा ये तुमको। अब जैसे कार्बन को, नॉन मेटल में आए तो कार्बन को अगर ये ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनेगा, कार्बन तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड रेड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये वाटर बन जाएगा। मतलब कार्बन को ये क्या कर दिया, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, और सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रेड्यूस होकर SO2 बनाता है। जैसे S भी है, अगर S है तो इसमें S को भी ऑक्सीडाइज होकर भी SO2 बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो मतलब SO2 बनेगा, और H2SO4 रेड्यूस होकर भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तो SO2 + H2O बनेगा। तो इस तरह से ये तुमको, जैसे ये तुमको काफ़ी बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये यूज में आता है। जहाँ तक कि इसका यूज की बात करें, ये काफ़ी यूजफुल केमिकल है। किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस बात से चेक होता है कि उस कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कितना H2SO4 का होता है। ऐसा
कहा जाता है। तो ये तुमको जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, ये फर्टिलाइजर बनाने में, इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन फर्टिलाइजर तुम्हारा जैसे कि बहुत सा सल्फेट होता है, फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में काम आता है। दूसरा पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तीसरा तुमको कह सकते हो लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर में तुम्हारा बैटरी जो उसमें जैसे टीवी इन्वर्टर के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें तुम्हारा H2SO4 का ही यूज करते हो एसिड के रूप में, ये तुम्हारा कह सकते हो। और तुमको जैसे तुम्हारा कहते हैं जो कि तुम्हारा क्लीनिंग रीजन, जो तुम्हारा जो साफ करने के लिए जो हमारा रहता है डिटर्जेंट बनाने में भी इसमें काम आता है, डिटर्जेंट में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। लेबोरेटरी रिएजेंट है ये तुम्हारा, लेबोरेटरी रिएजेंट प्रिपरेशन ऑफ मेनी सब्सटेंस सल्फेट के रूप में ये काफ़ी चीज़ में यूज में आता है, ये इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये तुम्हारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेज हो गए। तो सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा इसके साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया, जिसमें कि तुम आज सल्फर का हमने ग्रुप 16 का इसके साथ ये लेक्चर समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 में मिलेंगे। और तुमको मैंने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के भी नोट चाहिए तुमको, तो उसके लिए तुम राइटफुल ऐप पर जा सकते हो, तुमको हमसे संपर्क करना, कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो, जो भी तुम्हें दिक्कत हो रहा है, किसी पोर्शन को समझ नहीं आ रहा वो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तुम राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।